जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकेएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर चल रही है हमारी कंप्लीट पॉलिटी की सीरीज। और कंप्लीट पॉलिटी की सीरीज में ये होने वाला है लेक्चर नंबर 36। तो अगर आप पॉलिटी में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहते हैं और प्रीलिम्स हो या मेंस दोनों जगह अपनी पॉलिटी को मजबूत रखना चाहते हैं, तो इस पॉलिटी की प्लेलिस्ट को जब मर्जी हो पूरा देख लीजिएगा और आपकी पॉलिटी हमेशा के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। आज इस लेक्चर नंबर 36 में जो हमारा टॉपिक है वो है केंद्रीय मंत्री परिषद यानी कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिनके बारे में हमने बहुत चर्चा करी अपने पिछले 2 लेक्चर्स में, जब हमने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चैप्टर्स को कवर किया। तो आइए बिना किसी देरी के आज के अपने इस लेक्चर को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मंत्री परिषद के बारे में जो बेसिक हम अभी तक जान पाए हैं अपने लेक्चर्स में, वो ये जान पाए हैं कि मंत्री परिषद यानी कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनका काम पीएम के साथ मिलकर सरकार चलाना होता है, गवर्नमेंट चलाना होता है, गवर्नमेंट चलाना होता है। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, एक बात इनके बारे में हम और जानते हैं। इनकी नियुक्ति यानी कि इनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इनकी नियुक्ति, इनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, परंतु प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई? अच्छा, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक रूप से उत्तरदायी होने का मतलब क्या होता है? कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। और इसका मैंने सबसे अच्छा और सबसे प्यारा एग्जाम्पल आप लोगों को क्या दिया था? सामूहिक उत्तरदायित्व यानी कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको यह दिया था। अगर मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, थोड़ी बहुत हिंदी इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मंत्री परिषद को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना? तो अगर मंत्री परिषद के किसी भी मंत्री के अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया। अगर एक मंत्री के अगेंस्ट भी हुआ, अगर मंत्री परिषद में टोटल 20 मंत्री हैं और किसी एक मंत्री के अगेंस्ट भी नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, तो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, तो पूरे मंत्री परिषद को रिजाइन करना होगा। पूरे मंत्री परिषद को रिजाइन करना
होगा। इतनी बात क्लियर हो गई और सरकार खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक के खिलाफ भी अगर पास हुआ तो सरकार खत्म हो जाएगी। इसका अंतिम अंजाम क्या होगा, अंतिम अंजाम क्या होगा वो भी लिख दूंगा, पूरा अधूरा नहीं छोड़ूंगा, पूरा कॉन्सेप्ट। और लोकसभा विघटित हो जाएगी और लोकसभा डिसॉल्व, डिसॉल्व को हिंदी में क्या कहते हैं, विघटित, और लोकसभा विघटित हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, और लोकसभा विघटित हो जाएगी यानी कि डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आप लेके चलेंगे तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, चलो अब हम बात करें, देखिए मंत्री परिषद के लिए एक और शब्द यूज होता है, वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका यानी कि रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, क्योंकि कहा जाता है कि बिना मंत्री परिषद की सलाह लिए प्रेसिडेंट अपने किसी काम को नहीं कर सकते हैं। यह बात भी ध्यान देने योग्य है। इन्हीं की एडवाइस पर मंत्री परिषद अगर कोई भी सलाह देता है, मंत्री परिषद कोई भी सलाह देता है, कोई भी एडवाइस देता है, इसी की एडवाइस पर प्रेसिडेंट काम करते हैं। और मंत्री परिषद का हेड कौन होता है, पीएम। मंत्री परिषद का हेड कौन होता है, मंत्री परिषद का हेड कौन होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन होता है, वो पीएम होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो हेड होता है, हेड वो होता है प्रधानमंत्री यानी कि पीएम। ये बात, इतनी बात दोस्तों आप सभी को क्लियर हो गई। हटा दूं पूरा, देख लो, थोड़ा साइड हो जाता हूं, लिख, नोट डाउन, वीडियो को पॉज करिए, इधर पॉज का बटन दबाइए और नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में, जो आप पॉलिटी के नोट्स बना रहे हैं उसमें नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अब ये पूरा हटा देते हैं और अब हमारा फोकस होना चाहिए काय पर, आर्टिकल 74 और 75। आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 पे हमारा फोकस होना चाहिए। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, जो हमारा मेन आर्टिकल यहाँ पे शुरू हो रहा है, आर्टिकल 74 का। आर्टिकल 74 को हमने प्रधानमंत्री वाले टॉपिक में भी कवर किया था। ठीक है, आर्टिकल 74 को प्रधानमंत्री वाले टॉपिक में भी हम लोगों ने कवर किया था। एक बार फिर से कवर करने का मौका मिल रहा है, प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में भी कवर किया था। ठीक है, ये तीन टॉपिक्स में पढ़ते हैं हम। ये 3 टॉपिक्स में पढ़ते हैं, कहां कहां, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो है ही। अब इसका जो मेन जो इसकी बात लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है कि जो राष्ट्रपति की सहायता और परामर्श हेतु मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज प्रेसिडेंट, मतलब इन शॉर्ट अगर इसका कुछ मतलब है तो वो ये है, मंत्री परिषद की सलाह पर, मंत्री परिषद की सलाह पर, सलाह मतलब एडवाइस। ठीक है, मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति काम करते हैं। ये इसका बेसिक मीनिंग है एक लाइन में पूरे आर्टिकल 74 का। साफ बात वो क्या लिखता है, साफ बात वो क्या लिखता है कि राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए और राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए, यानी कि राष्ट्रपति को हेल्प करने के लिए और राष्ट्रपति को एडवाइस देने के लिए कौन होते हैं, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, यानी कि पीएम के गाइडेंस में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद होगी। मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर बोल दिया कि मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड कौन होंगे, पीएम, और पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिलके प्रेसिडेंट को क्या देंगे, सलाह देंगे। प्रेसिडेंट हमेशा इनकी सलाह अनुसार काम करेंगे। हालांकि जो प्रेसिडेंट होते हैं
हालांकि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद से ये जरूर कह सकते हैं कि आप अपनी सलाह पर पुनर्विचार कर लीजिए। ये बस औपचारिकता है कि प्रेसिडेंट चाहें तो मंत्री परिषद को बोल सकते हैं कि जो सलाह तुम मुझे दे रहे हो एक बार उस सलाह पर आप पुनः विचार कर लीजिए। और जैसे ही उन्होंने पुनः विचार किया मंत्री परिषद ने, उसके बाद जो वो सलाह देंगे वो जो है प्रेसिडेंट को माननी पड़ेगी। ठीक है, तो पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिलके, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद मिलके राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। राष्ट्रपति को इस सलाह के अनुसार काम करना होता है। हालांकि राष्ट्रपति के पास एक ऑप्शन होता है कि वो मंत्री परिषद को बोलें कि जो एडवाइस आपने मुझे दी है, आई वॉन्ट दैट यू रिकंसिडर योर एडवाइस, आप अपनी सलाह पर वापस से विचार करें। और पुनः विचार करने के बाद मंत्री परिषद जब अपनी सलाह फिर से देंगे राष्ट्रपति को, तो अब की बार प्रेसिडेंट को उनकी सलाह माननी पड़ेगी। मतलब घूम फिर के प्रेसिडेंट को सलाह माननी ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो आर्टिकल 74 सलाह पर बेस्ड है कि प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिलकर राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। ठीक है, और साफ स्पष्ट लिख रहा है, साफ स्पष्ट एक बात लिखता है, कथन में पूछ सकता है आपसे, स्टेटमेंट के रूप में पूछ सकता है कि मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को जो सलाह दी जाती है क्या उस सलाह पर न्यायालय में जांच हो सकती है? तो बोले नहीं हो सकती। यानी कि जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने प्रेसिडेंट को दी है, क्या इस एडवाइस पर, क्या इस सलाह पर अदालत के अंदर कोई इंक्वायरी हो सकती है क्या? तो बोले नहीं हो सकती। अदालत इस काम में इंटरफियर नहीं कर सकती, हस्तक्षेप नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि फिर भैया उल्लंघन हो जाएगा। अगर अदालत एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका के काम में इंटरफियर कर रही है तो फिर कार्यपालिका भी अदालत के काम में इंटरफियर करने लगेगी, हस्तक्षेप करने लगेगी। तो इसीलिए इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि किसी भी अदालत में इस बात पर जांच नहीं हो सकती कि मंत्रियों ने फलानी सलाह राष्ट्रपति को क्यों दी। इस पर कोई चर्चा किसी भी अदालत में नहीं हो सकती। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है आर्टिकल 74। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करते हैं आर्टिकल 75 के बारे में। आर्टिकल 75 क्या कहता है, आइए जरा देख लेते हैं। आर्टिकल 75 मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान पर चर्चा करता है। काय पर चर्चा करता है? अन्य प्रावधान पर चर्चा करता है। अन्य प्रावधान क्या है यहां पर, आइए पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। और बाकी के जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, परंतु प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं, एडवाइस पर करते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पहले ही। ठीक है, उसके बाद वो क्या बोलता है कि मंत्री परिषद के अंदर जो मंत्रियों की टोटल नंबर है, यानी कि मंत्री परिषद के अंदर मंत्रियों की जो कुल संख्या है वो लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर लोकसभा में 100 सदस्य हैं तो 100 का 15% कितना हो गया, 15। यानी कि 15% से ज्यादा मंत्री परिषद के अंदर मंत्री नहीं होने चाहिए। लोकसभा की जो कुल संख्या है, जो टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा की, उसका 15% से ज्यादा संख्या मंत्रियों की नहीं होनी चाहिए मंत्री परिषद में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। अब ये एक बहुत ही तगड़ा प्रीलिम्स के लिए फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत शानदार एमसीक्यू है, क्योंकि वो आपसे वहां पर लिमिट पूछ सकता है कि लोकसभा की कुल संख्या का कितना परसेंट लिमिट लगा रखी है मंत्रियों की संख्या पर। तो बोले लोकसभा की टोटल संख्या जितनी भी होगी ना, उससे 15% ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। बोले ठीक है। बोले ये वाला जो प्रावधान है, ये जो प्रोविजन है, ये कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया था? तो 91 नंबर का अमेंडमेंट किया गया था संविधान में 2003 के अंदर, और 91 नंबर के संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के तहत 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत इस प्रोविजन को जोड़ा गया कि लोकसभा की कुल संख्या का 15% से ज्यादा मंत्री नहीं होने चाहिए मंत्री परिषद में। ओके, चलिए,
तो अब हम आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या लिखा है। अगला पॉइंट क्या बात करता है, आइए देख लेते हैं। संसद के किसी भी सदन का वह सदस्य जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित है और दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया गया है, उसे मंत्री नियुक्त की नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, ये भी अमेंडमेंट कब, ये भी किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया, 91 नंबर का संविधान संशोधन है जो 2003 में आया है। मतलब अगर पार्लियामेंट में लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी मंत्री है, ठीक है ना, चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, अगर किसी भी सदन का, किसी भी हाउस का मंत्री है और इस मंत्री पर दल बदल का आरोप लगा हुआ है, दल बदल जानते हैं, डिफेक्शन, इस मंत्री पर दल बदल का आरोप लगा हुआ है, डिफेक्शन का आरोप लगा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाया जा सकता। मैं मिनिस्टर क्यों बोल रहा हूं, मेंबर बोलना चाहिए था मुझे। लोकसभा या राज्यसभा का कोई मेंबर है, कोई सदस्य है और इस सदस्य के ऊपर दल बदल का आरोप लगा हुआ है, दल बदल बोले तो डिफेक्शन का इल्जाम इस सदस्य पर लगा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को आप मंत्री नहीं बना सकते। बोले सर दल बदल क्या होता है? दल बदल का मतलब होता है, मान के चलो किसी व्यक्ति ने बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ा और वो बीजेपी की तरफ से चुनाव जीत गया और वो लोकसभा का मेंबर यानी कि सांसद बन गया। सांसद बनने के बाद वो चेंज करके कांग्रेस पार्टी में जाना चाहता है, तो ये दल बदल कहलाता है। अगर आपको कांग्रेस पार्टी में जाना था तो आपको शुरू से ही कांग्रेस पार्टी के नाम से चुनाव लड़ना चाहिए था, या अगर आपको शुरू से ही बीजेपी में जाना था तो फिर आपको बीजेपी से ही चुनाव लड़ना चाहिए था। मतलब आप चुनाव लड़ते हो किसी और पार्टी के नाम से और जीतने के बाद किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हो, तो ये तो दल बदल हो गया ना। ऐसे तो मान के चलो एक शक्तिशाली पार्टी ऐसे वर्तमान में बीजेपी ज्यादा जीतती है, तो फिर तो सबके सब ऐसा ही करने लगेंगे कि चुनाव लड़ेंगे बीजेपी की तरफ से, बाद में कांग्रेस में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये दल बदल कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, सांसद के पद से ही हटा दिया जाता है। तो मंत्री बनने की बात तो बहुत दूर की है। ठीक है, तो ये जो पूरा नियम है, ये नियम भी कौन से अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था? 91st अमेंडमेंट, 91 नंबर का संवैधानिक संशोधन जो कि 2003 में आया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मंत्री परिषद के बारे में एक चीज और क्या कही जाती है कि कोई सा भी मंत्री हो, ये सिर्फ तभी तक अपने पद पर विराजमान रहते हैं जब तक राष्ट्रपति की प्रसन्नता यानी कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट बना हुआ है। ये पॉइंट मैंने आपको प्राइम मिनिस्टर चैप्टर में भी पढ़ाया था। मैंने आपको ये पॉइंट प्राइम मिनिस्टर चैप्टर में भी पढ़ाया था। मैंने क्या बोला था आपसे कि पीएम या मंत्री परिषद को लिख देते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनका कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं होता। ठीक है, इनका कोई निश्चित कार्यकाल, इनका कोई निश्चित यानी कि फिक्स कार्यकाल नहीं होता। कार्यकाल बोले तो टेन्योर नहीं होता। ये सिर्फ तब तक अपने पद पर रहते हैं, ये सिर्फ तब तक अपने पद पर रहते हैं जब तक प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है यानी कि राष्ट्रपति की प्रसन्नता है। जब तक प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है यानी कि राष्ट्रपति की प्रसन्नता है, सिर्फ तब तक जो है ये अपने पद पर रहते हैं।
और मैंने आपको पीएम वाले चैप्टर में यह भी बता दिया था कि राष्ट्रपति की प्रसन्नता कब तक होती है। राष्ट्रपति तब तक प्रसन्न रहते हैं जब तक सरकार के खिलाफ या किसी मंत्री के खिलाफ या पीएम के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो जाता। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो रहा है किसी भी मंत्री या पीएम के अगेंस्ट, तो राष्ट्रपति की प्रसन्नता उनका प्लेजर बना रहेगा। जिस दिन किसी भी एक मंत्री के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, उस दिन से राष्ट्रपति की प्रसन्नता भी समाप्त हो जाती है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट भी एंड हो जाता है और राष्ट्रपति पीएम को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि पूरे मंत्री परिषद को रिजाइन करवा देता है, उनका त्यागपत्र दिलवा देता है और सरकार डिसॉल्व हो जाती है, विघटित हो जाती है और नई सरकार बनती है। ठीक है, चलिए इतनी कहानी हमको समझ में आ गई। तो ये मैंने आपको बात ऑलरेडी बता ही दी है कि आर्टिकल 75 में बहुत सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन आर्टिकल 75 की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पता है क्या है कि मंत्री परिषद जो है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। मतलब एक मंत्री के खिलाफ भी अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, तो पूरा मंत्री परिषद ऑटोमेटिकली इस्तीफा दे देता है। ठीक है, अच्छा मंत्री परिषद को शपथ दिलवाने का काम किसका है? राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का। इस बात को आप समझ लीजिएगा। ठीक है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना दिया गया है, अगर किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना दिया गया है, अगर किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना दिया गया है जो ना तो लोकसभा का सदस्य है और ना ही राज्यसभा का सदस्य है, तो इस परिस्थिति में इस मंत्री को 6 महीने का समय दिया जाएगा। 6 महीने का समय दिया जाएगा कि वो चाहे तो लोकसभा या राज्यसभा कहीं का मेंबर बन सकता है, सदस्य बन सकता है, और अगर नहीं बन पाया तो फिर उसका मंत्री पद चला जाएगा। यही सेम पॉइंट प्राइम मिनिस्टर पर भी लागू होता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी तो मंत्री ही है ना, बस आगे क्या शब्द जुड़ गया है, प्रधान शब्द जुड़ गया है, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर के चैप्टर में भी हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया जाए जो ना तो लोकसभा का मेंबर है ना राज्यसभा का मेंबर है, तो उस परिस्थिति में उस व्यक्ति को 6 महीने का समय मिलता है कि आप 6 महीने में लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बन जाइए कोई चुनाव वगैरह जीत के, और नहीं तो हम आपको आपके मंत्री पद से हटा देंगे। वही 6 महीने वाला सेम रूल किसके ऊपर लागू होता है? मंत्री परिषद पर भी लागू होता है। ठीक है, तो ये हुआ दोस्तों हमारा आर्टिकल नंबर 75। हालांकि एक पॉइंट और बचा है आर्टिकल 75 में कि मंत्रियों की जो वेतन होते हैं और मंत्रियों के जो भत्ते होते हैं, सैलरी और अलाउंसेस, वो सब कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट डिसाइड करती है। अब ये तो चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, इनका भी पार्लियामेंट डिसाइड करती है, प्रधानमंत्री की सैलरी वगैरह भी, प्राइम मिनिस्टर की भी पार्लियामेंट डिसाइड करती है, प्रेसिडेंट वगैरह, हर लगभग हर बड़े पद का जो वेतन होता है वो कौन डिसाइड करती है? पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले अनुच्छेद पर। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 77, आर्टिकल 77। आर्टिकल 77 क्या कहता है? भारत सरकार के कार्यों का संचालन, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के कार्यों का संचालन। इसमें क्या कही गई है बात, आइए देख लेते हैं, समझिएगा। देखो, आर्टिकल 77 कहता है कि भारत सरकार का कोई भी कार्य है, मतलब कार्यपालिका के द्वारा कुछ भी किया जाता है, एग्जीक्यूटिव के द्वारा कुछ भी किया जाता है, तो वो सारा काम किसके नाम पर किया जाता है? राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है। ये पॉइंट हमने प्रेसिडेंट चैप्टर में भी पढ़ा था। तो आर्टिकल 77 क्या कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद को और प्रधानमंत्री को मिलकर अगर कुछ भी काम करना है तो वो राष्ट्रपति के नाम पर करना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर हो गई आप सभी को? जैसे कि अगर हम इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद अगर इनको मिलकर कुछ भी काम करना है, कुछ भी काम करना है तो वो राष्ट्रपति के नाम पर करना पड़ेगा। राष्ट्रपति के नाम पर करना होगा, मतलब राष्ट्रपति के सिग्नेचर के तहत करना होगा। नाम आएगा कि राष्ट्रपति कर रहे हैं, लेकिन किया होगा इन्होंने, है ना। प्रेसिडेंट के नाम पर, राष्ट्रपति के नाम पर करना होगा।
प्रेसिडेंट के नाम पर यानी कि राष्ट्रपति के नाम पर करना होगा। ये बात उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गई हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगला पॉइंट भी वही सेम है। ठीक है, प्रेसिडेंट के नाम पर करना होगा। अच्छा, लेकिन यहां पर एक पॉइंट और जोड़ा हुआ है। आर्टिकल 77 में आप इतना तो अभी तक समझ गए कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को कुछ भी काम करना है तो राष्ट्रपति के नाम पर करेंगे। बस यहां पर एक छोटा सा पॉइंट ये होता है कि वो काम किस तरह से किया जाएगा उससे संबंधित नियम प्रेसिडेंट बना सकता है। ठीक है ना, जो काम प्रेसिडेंट को करने के लिए कहा जा रहा है, जो काम प्रेसिडेंट को करने के लिए कहा जा रहा है, वो काम कैसे करना है, वो काम कैसे करना है। जो काम राष्ट्रपति को करने के लिए कहा जा रहा है वो काम कैसे करना है, इससे संबंधित नियम प्रेसिडेंट खुद बना सकता है। प्रेसिडेंट खुद बना सकता है। इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों आप सभी को कि मान लिया मैंने कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को जो भी काम करवाना है वो राष्ट्रपति के नाम पर, राष्ट्रपति की मोहर पर, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के दम पे करवाएंगे, परंतु उस काम को करना कैसे है, तो राष्ट्रपति उस काम को करना कैसे है उससे संबंधित नियम बना सकता है। और वो बनाने की इच्छा होती है, बोलो ठीक है, बोलो तुम नियम बना लो कि कैसे करना है, लेकिन बस हमें तो करवाना है ये काम। अब कैसे करना है ये काम वो तुम देखो, लेकिन हमने कह दिया तुमको ये काम करना है, मतलब खत्म। ठीक है, चलिए उसके बाद जैसे हमारे माता पिता भी कह देते हैं ना कि पेपर निकालना है, अब चाहे तुम कैसे भी निकालो वो तुम्हारी मर्जी है, बस निकालने से मतलब है हमें तो, है कि नहीं। चलिए अब हम आ जाते हैं अगले आर्टिकल पर, आर्टिकल नंबर 78। ठीक है, आर्टिकल नंबर 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य लिखे हैं। अब आप कह रहे हो कि सर आप पढ़ा रहे हो मंत्री परिषद और आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य बता रहे हो, तो प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य हैं वो मंत्री परिषद से संबंधित है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा कहां पर, आर्टिकल 78 में। आर्टिकल 78 में हालांकि भले ही लिखा हुआ है प्रधानमंत्री के कर्तव्य, लेकिन ये प्रधानमंत्री के कर्तव्य मंत्री परिषद से संबंधित हैं। जैसे कि पहला पॉइंट जो आर्टिकल 78 का है ये हमने पीएम वाले चैप्टर में पढ़ा है, क्या है, मंत्री परिषद को मैं हमेशा शॉर्ट में अब ऐसे लिखूंगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, मंत्री परिषद क्या फैसले ले रहे हैं, मंत्री परिषद क्या फैसले ले रहे हैं, क्या निर्णय ले रहे हैं, ये प्रेसिडेंट तक पहुंचाना, ये प्रेसिडेंट तक पहुंचाना, ये प्रेसिडेंट तक पहुंचाना, ये प्रेसिडेंट तक पहुंचाना किसका काम है, प्रधानमंत्री का काम है। अब यहां पर आ गया ना मंत्री परिषद का जिक्र, इसीलिए हमको ये पॉइंट पढ़ना पड़ा है, क्योंकि पीएम में पीएम और प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स केंद्रीय मंत्री परिषद, इनमें बहुत सारे आर्टिकल सेम होते हैं क्योंकि ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो मंत्री परिषद के द्वारा जो भी निर्णय, जो भी फैसले लिए जा रहे हैं, ये प्रेसिडेंट तक पहुंचाना किसका काम है, ये पीएम का यानी कि प्रधानमंत्री का काम है। ये पॉइंट हमने यहां पर पढ़ा। उसके बाद अगले में क्या लिखा हुआ है, अगले में क्या लिखा हुआ है, अगले में लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट, ये भी हमने पीएम चैप्टर में पढ़ा था कि अगर राष्ट्रपति को प्रशासन से संबंधित कोई सूचना चाहिए तो राष्ट्रपति को वो सूचना लाके देना, ये भी किसका काम है, प्रधानमंत्री का। फिर से सुनो, अगर राष्ट्रपति को एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से संबंधित कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट को लाके देना, ये भी किसका काम है, प्राइम मिनिस्टर का यानी कि प्रधानमंत्री का काम है। इतना क्लियर हुआ। तीसरा सुनो, ये तीसरा भी मैं आपको पूरा आर्टिकल 78 में आपको पीएम चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया था। तीसरा पॉइंट आर्टिकल 78 में क्या है कि पूरे के पूरे मंत्री परिषद में अगर किसी एक मंत्री ने कोई फैसला लिया, पूरे मंत्री परिषद में अगर किसी एक मंत्री ने कोई फैसला लिया और उस फैसले के बारे में बाकी मंत्रियों को नहीं बताया,
तो उस परिस्थिति में प्रेसिडेंट जो है वो पीएम को बुलाएंगे और पीएम को कहेंगे कि देखो भैया, इस मंत्री ने ये फैसला लिया था और इसकी सूचना अभी बाकी मंत्रियों को नहीं है, तो मैं ये चाहता हूं कि पीएम साहब आप इस फैसले की सूचना बाकी मंत्रियों को भी दे दो। तो पीएम को वो भी करना पड़ता है, समझ रहे हैं। तो पहला काम क्या हो गया, मंत्री परिषद का फैसला राष्ट्रपति तक पहुंचाना, ये पीएम का काम है। दूसरा क्या है, कभी भी राष्ट्रपति को प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट को लाके देना, ये भी पीएम का काम है। तीसरा, अगर मंत्री परिषद के किसी मंत्री ने कोई काम किया, कोई फैसला लिया जिसकी सूचना बाकी मंत्रियों को नहीं है, तो राष्ट्रपति जी पीएम को बुलाते हैं और कहते हैं कि पीएम साहब इसकी सूचना सारे मंत्रियों में आप दे दो, तो पीएम को वो भी करना पड़ता है। ठीक है, तो आर्टिकल 78 में भले ही प्रधानमंत्री की कर्तव्य हम पढ़ रहे हैं, ड्यूटीज पढ़ रहे हैं, लेकिन उन सभी ड्यूटीज में मंत्री परिषद का लेना देना है, इसीलिए इस टॉपिक में वो आर्टिकल हम देख रहे हैं। उसके बाद दोस्तों क्या है, आर्टिकल 88। अगला आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 क्या कहता है, आर्टिकल 88 क्या कहता है, राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एज रेस्पेक्ट द हाउसेस। संसद के सदनों में मंत्रियों के अधिकार, मंत्रियों के क्या अधिकार होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो समझना है। देखिए, मंत्री परिषद का कोई भी मंत्री है, उसको संसद में बोलने का और भाग लेने का अधिकार होता है। ये देखिए, बोलने का अधिकार यानी कि स्पीक, और भाग लेने का अधिकार यानी कि टेक पार्ट। तो ये तो कॉमन सेंस है भाई, कोई मंत्री है तो क्या उसको संसद की मीटिंगों में भाग लेने का अधिकार भी नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बोलने का अधिकार भी नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन 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 वोट देने का अधिकार सिर्फ उसी हाउस में होगा जिस हाउस का वो मेंबर है। यानी कि अगर मंत्री लोकसभा का मेंबर है, अगर मंत्री लोकसभा का सदस्य है, तो उसको वोट देने का अधिकार सिर्फ लोकसभा में होगा। और अगर मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो फिर उसे वोट देने का अधिकार केवल राज्यसभा के मामलों में होगा। कहने का तात्पर्य यह है, जो व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है और वो मंत्री भी है, तो वो जाके लोकसभा की मीटिंग में बैठ सकता है, बोल सकता है, परंतु वोट नहीं दे सकता। और जो लोकसभा का सदस्य है और मंत्री भी है, तो वो राज्यसभा की मीटिंग में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। तो आप एक मंत्री हो, तो मंत्री होने से पहले आप सदस्य हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो आप किसी भी जगह, किसी भी मीटिंग में जाओ, बैठ जाओ, बोल बच्चन करो, लेकिन वोट देने की बात जब आएगी तब आपको उसी सदन में वोट देने का अधिकार मिलेगा, उसी हाउस में वोट देने का अधिकार मिलेगा जिस हाउस के आप मेंबर हैं। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल 88। अब बात करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह का स्वरूप। मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह का स्वरूप, इसका मतलब क्या है कि मंत्री परिषद के द्वारा जो सलाह दी जाती है राष्ट्रपति को, उसका स्वरूप, उसका नेचर कैसा होता है? बड़ा सिंपल सा नेचर है। वो सलाह अनिवार्य होती है, बाइंडिंग होती है। मैं ऑलरेडी कितनी बार आपको बता चुका हूं। मंत्री परिषद जो भी सलाह देगा, मंत्री परिषद कभी अकेले सलाह नहीं देता, मंत्री परिषद के साथ हमेशा पीएम होते हैं। मंत्री परिषद और पीएम मिलकर राष्ट्रपति को जो भी सलाह देंगे, वो सलाह राष्ट्रपति के ऊपर अनिवार्य है, बाइंडिंग है। प्रेसिडेंट को वो सलाह फॉलो करनी पड़ेगी। हालांकि प्रेसिडेंट बस ये कह सकता है मंत्री परिषद से कि मैं चाहता हूं कि आप अपनी सलाह को रिकंसिडर करो, आप अपनी सलाह पर पुनः विचार करो, और पुनः विचार करने के बाद आप मुझे जो भी सलाह वापस दोगे मैं उसको मानूंगा। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप कान पकड़ लीजिए। अगर मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री ने मिलकर सलाह दे दी तो प्रेसिडेंट के ऊपर वो बाइंडिंग है, अनिवार्य है, वो उनको फॉलो करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद और क्या हो गया? हाँ, और एक पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो सलाह मंत्री परिषद ने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने प्रेसिडेंट को दी है, क्या उस सलाह पर अदालत में कोई इंक्वायरी, कोई चर्चा हो सकती है? नहीं हो सकती। इससे गोपनीयता बनी रहती है, कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहती है। ठीक है, अच्छा, अब एक बार ये वाला पॉइंट देखिएगा, ये पॉइंट अच्छा है, ये 1971 वाला। 1971 में
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर लोकसभा का विघटन भी हो जाता है, अगर लोकसभा का विघटन भी हो जाता है, तब भी मंत्रिपरिषद अपने पद पर बैठे रहेंगे, अपने पद को वो खाली नहीं करेंगे। मतलब कहने की बात यह है कि अगर लोकसभा विघटित भी हो जाती है तो मंत्रिपरिषद केवल नाम मात्र के वहां पर बने रहेंगे जब तक कि नए वाले नहीं आ जाते। तो ये पॉइंट एज सच कुछ उतना कीमती नहीं है, इसको आप ना भी पढ़ें तो चल जाएगा काम, ठीक है। आर्टिकल 74 क्या कहता है? इसी आर्टिकल 74 में आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूं कि एक होगा मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद के साथ होंगे पीएम, और ये दोनों मिलके सलाह देंगे किसे? राष्ट्रपति को। ऑलरेडी हो चुका है, वापस हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बात यहां पर एक्स्ट्रा और देख लो कि अगर राष्ट्रपति ने मंत्रिपरिषद की सलाह को फॉलो नहीं किया और अपने आप कोई काम कर दिया तो फिर उनके द्वारा किया गया काम असंवैधानिक यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहलाएगा। सही बात है ना, क्योंकि बार बार बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति को जो भी सलाह मिलेगी राष्ट्रपति के ऊपर वो बाध्यकारी है, बाइंडिंग है। तो इसका मतलब यही ना हुआ कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से काम नहीं कर सकते। अगर अपनी इच्छा से काम करेंगे बिना सलाह सुने हुए तो फिर उनके द्वारा किया गया काम असंवैधानिक यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित हो जाएगा। बात खत्म यहां पर, ठीक है दोस्तों। चलिए 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 और देखिए 1974 में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने एक बात पर स्पष्टीकरण और दे दिया कि जहां कहीं भी संविधान में लिखा होता है कि भैया फलानी जगह तो राष्ट्रपति की इच्छा लगेगी, राष्ट्रपति की इच्छा लगेगी, राष्ट्रपति की संतुष्टि लगेगी, तो वहां पर कायदे से राष्ट्रपति की संतुष्टि नहीं होती, वो मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की संतुष्टि होती है, क्योंकि राष्ट्रपति अपनी संतुष्टि से तो कुछ कर ही नहीं सकता ना। तो जहां कहीं भी संविधान में लिखा हुआ है राष्ट्रपति की संतुष्टि, राष्ट्रपति की प्रसन्नता, राष्ट्रपति का सेटिस्फेक्शन, तो वहां पर बेसिकली मंत्री परिषद का सेटिस्फेक्शन होता है, क्योंकि राष्ट्रपति अपने हिसाब से तो कुछ करते ही नहीं है, वो जो कुछ भी करते हैं वो मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं, ठीक है। मैंने सॉरी प्रसन्नता शब्द बोल दिया था, संतुष्टि वो है राष्ट्रपति की संतुष्टि। अगर ये शब्द संविधान में कहीं लिखा है तो वो कायदे से राष्ट्रपति की संतुष्टि नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति अपनी संतुष्टि से तो कुछ करते ही नहीं है, उसका मतलब है मंत्री परिषद की संतुष्टि, ठीक है ना। ये बस समझने वाली बातें होती हैं, ये कोई आपसे प्रीलिम्स में वो पूछेगा नहीं। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है ना। राष्ट्रपति करते हैं, किसकी सलाह पर? पीएम की सलाह पर करते हैं, पीएम की सलाह पर करते हैं, ठीक है। और हमने यहां पर भी देखा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मंत्री बना दिया गया जो ना तो लोकसभा और राज्यसभा कहीं का भी सदस्य नहीं है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है कि भैया तुम्हारे पास 6 महीने का समय है। ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है कि भैया तुम्हारे पास 6 महीने का समय है, या तो तुम लोकसभा के मेंबर बन जाओ या तुम राज्यसभा के मेंबर बन जाओ, नहीं तो हम तुमको तुम्हारे मंत्री पद से हटा देंगे। तो कभी भी इस प्रकार का स्टेटमेंट अगर आ जाए, कोई कथन आ जाए प्रश्न में कि जो व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर नहीं है, जो व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं है, वो मंत्री नहीं बन सकता, तो सुनने में ऐसा लगेगा कि हाँ यार सही तो लिखा है, लेकिन ये गलत है। जो व्यक्ति लोकसभा राज्यसभा का मेंबर नहीं भी है वो भी मंत्री बन सकता है, वो भी मंत्री बन सकता है, बशर्ते वो आने वाले 6 महीने में लोकसभा या राज्यसभा किसी का सदस्य बन जाए तो, ठीक है। अगर नहीं बन पाया 6 महीने के भीतर तो हम उसको उसके मंत्री पद से हटा देंगे। मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और मंत्रियों का वेतन कौन सेट करती है? संसद सेट करती है। शपथ में क्या बोलते हैं ये हमेशा की तरह आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सब झूठ होता है, फॉलो तो करते नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहां पर देखें, एक चीज यहां पर देखें, एक चीज यहां पर देखिएगा। 1990 में देवीलाल जो कि उप प्रधानमंत्री थे, उनकी शपथ को चुनौती दी गई थी, उनकी शपथ को चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम, क्योंकि ये कहा गया कि बोले भाई ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर उप प्रधानमंत्री जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भैया उनकी शपथ गलत नहीं है, उनकी शपथ सही है, क्योंकि इस शपथ में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा
कि वो एक डिप्टी पीएम के पद पर बैठने जा रहे हैं। डिप्टी पीएम का जो पद है ये केवल किताबों में है और ये केवल विशेष परिस्थितियों में यूज किया जाता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी प्रधानमंत्री, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर यानी कि उप प्रधानमंत्री की शपथ को गलत नहीं ठहराया था। यह भी कथन में आ गया, स्टेटमेंट में आ गया, याद रखिएगा। 1990 में 1990 में देवीलाल, जो कि उस टाइम पर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाए गए, उप प्रधानमंत्री बनाए गए, उनकी शपथ को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड माना था, सही माना था। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि उनके द्वारा जो ली गई शपथ है और ये जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का जो पद है ये केवल वर्णनात्मक है यानी कि डिस्क्रिप्टिव है और इससे प्रधानमंत्री की शक्तियों पर कोई असर पड़ता नहीं है। तो इसीलिए हम इस शपथ को गलत नहीं बोल रहे कि भैया शपथ गलत है या पद गलत है, क्योंकि पद का कोई अपना भूमिका है ही नहीं ये, और ना ही उप प्रधानमंत्री बनने से, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनने से प्रधानमंत्री की शक्तियों पर भी कोई असर नहीं पड़ता। तो इसीलिए इसको ओके माना गया। ठीक है, तो इसको हमको याद रखना है। बाकी जो इनके वेतन और भत्ते हैं वो संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। देखो लिखा हुआ है, बहुत सारे पॉइंट्स रिपीटेड अब आपको इसलिए लगेंगे क्योंकि मैं क्या करता हूं कि एक पॉइंट समझा रहा होता हूं तो मैं 4 पॉइंट लगे हाथ और समझा देता हूं, तो आगे फिर वही पॉइंट आते चले जाते हैं। ठीक है, अच्छा, मंत्रियों की जिम्मेदारी, मंत्रियों की जिम्मेदारी कैसी है साहब? मंत्रियों की जिम्मेदारी सामूहिक है, कलेक्टिव। कहां पर पढ़ा? आर्टिकल 75 में पढ़ा। कहां पर पढ़ा? आर्टिकल 75 में। कितनी बार मैंने आपको समझा दिया कि अगर एक मंत्री के अगेंस्ट, अगर एक मिनिस्टर के अगेंस्ट भी अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, तो सारे मंत्रियों को हटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सभी मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। अगर एक के साथ लफड़ा हो गया तो सबके साथ लफड़ा होगा, एक की बुराई होगी तो सबकी बुराई होगी, एक की तारीफ होगी सबकी तारीफ होगी, एक के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो सबके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, ये मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी होती है, इसको समझिएगा। ये पूरा चिट्ठा यहां पर लिखा हुआ है सामूहिक उत्तरदायित्व का, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये देखो, जो मैं आपको इतनी बार बताता हूं वो किताबों में बाद में जाके लिखा होता है। अविश्वास प्रस्ताव वाला पॉइंट अब जाके बता रहे हैं जो मैं आपको शुरू से बता रहा हूं। ठीक है, इसलिए हमको कोई लोड है ही नहीं इस चैप्टर में कहीं से कहीं तक भी। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ने, आपसे कभी नहीं पूछता है वो प्रीलिम्स में, या सॉरी एमपीपीएससी में कहीं नहीं पूछेगा, प्रीलिम्स हो या मेंस हो। उसके बाद व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के बारे में क्या लिखा है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व के बारे में जितना मैंने बताया ना, आर्टिकल 75, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, एक के खिलाफ पास हो गया, सब चले जाएंगे। इतना भी अगर आपने लिख दिया मेंस में, या इतना भी आपने अगर पढ़ लिया प्रीलिम्स में, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा सामूहिक उत्तरदायित्व के पॉइंट ऑफ व्यू से, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम सामूहिक उत्तरदायित्व देखने के बाद अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व यानी कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, सामूहिक उत्तरदायित्व हो या व्यक्तिगत उत्तरदायित्व हो, दोनों ही कौन से आर्टिकल में लिखे हैं? आर्टिकल नंबर 75 में लिखे हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या है इसका मतलब? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का मतलब क्या है? देखें, समझिएगा, समझिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया नहीं है, पहली बार बता रहा हूं डिटेल में। ऊपर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का तो बहुत बार बता दिया, इसका मतलब क्या है सुनिए। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हिंदी में क्या लिखोगे? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। ठीक है, लिख लोगे हिंदी में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। इसका मतलब अगर नहीं, इसका मतलब कोई भी मंत्री, इसका मतलब कोई भी मंत्री सिर्फ तभी तक
सिर्फ तभी तक अपने पद पर रहता है, कोई भी मंत्री सिर्फ तभी तक अपने पद पर रहता है जब तक राष्ट्रपति की प्रसन्नता, जब तक राष्ट्रपति की प्रसन्नता बनी रहती है। प्रसन्नता मतलब प्लेजर। अब यहां पर एक खास पॉइंट आ रहा है। अब आप कहोगे सर आपने हमको बताया है कि राष्ट्रपति की प्रसन्नता तब तक बनी रहती है जब तक कि मंत्रियों के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास ना हो जाए, अविश्वास प्रस्ताव पारित ना हो जाए। लेकिन यहां पर मैं आपको एक नया खेल बताने वाला हूं। कोई नया खेल नहीं है, पुराना ही पॉइंट है कि अगर किसी मंत्री परिषद के मंत्री के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास ना भी हो, अविश्वास प्रस्ताव पास ना भी हो, तो भी उस मंत्री को प्रेसिडेंट हटा सकते हैं। क्यों? अगर पीएम चाहे तो। अब याद करो प्राइम मिनिस्टर वाला चैप्टर, प्राइम मिनिस्टर वाला लेक्चर, इससे जस्ट पिछले वाला मैंने आपको बताया था कि अगर पीएम चाहें तो जितने मंत्रियों को उन्होंने अपनी मंत्री परिषद में बिठाया है वो किसी भी मंत्री को रिजाइन देने के लिए कह सकते हैं, और अगर वो मंत्री तब भी रिजाइन ना दे तो उस मंत्री को हटाने के लिए प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को सलाह दे सकते हैं, और केवल उस सलाह के दम पर प्रेसिडेंट उस मंत्री को हटा सकता है। तो इसलिए इससे आपने क्या सीखा कि कोई भी मंत्री सिर्फ तब तक अपने पद पर है जब तक प्रेसिडेंट की प्रसन्नता यानी कि प्लेजर है। तात्पर्य यह है कि प्रेसिडेंट चाहे तो बिना किसी नो कॉन्फिडेंस मोशन के पास हुए, बिना किसी अविश्वास प्रस्ताव के पास हुए भी वो मंत्री को हटा सकता है प्रेसिडेंट, ठीक है ना। और प्रेसिडेंट मंत्री को तब हटाएगा जब पीएम उसकी सलाह देंगे, ठीक है। तो ये इसमें जानने वाली बात थी, कोई नई बात नहीं है, पहले पढ़ी हुई है। तो हमने आगे क्या लिखा, मतलब बिना किसी नो कॉन्फिडेंस मोशन, बिना किसी अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास का मतलब क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस, और प्रस्ताव का मतलब होता है मोशन। बिना किसी अविश्वास प्रस्ताव के पास हुए भी प्रेसिडेंट किसी भी मंत्री को हटा सकते हैं, किसी भी मंत्री को हटा सकते हैं। किसी भी मंत्री को हटा सकते हैं, लेकिन सिर्फ पीएम की सलाह पर, लेकिन सिर्फ पीएम की सलाह पर, लेकिन सिर्फ पीएम की सलाह पर, ठीक है। तो इससे पता है आपने क्या निष्कर्ष आपको निकाल लेना चाहिए, और बढ़िया वाला, कि ये है प्रेसिडेंट, ये है प्रेसिडेंट, और ये है हमारे प्रधानमंत्री, और ये है हमारा मंत्री परिषद, ठीक है। तो अगर प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री को हटाना चाहते हैं तो देखो दोनों ही, चाहे प्रधानमंत्री हो या मंत्री परिषद, दोनों ही प्रेसिडेंट की प्रसन्नता पर निर्भर करते हैं, ठीक है। दोनों ही प्रेसिडेंट की प्रसन्नता पर निर्भर करते हैं। एक तो मैंने ये लिख दिया, दोनों ही। कितनी बार रिपीट करता हूं यार मैं एक चीज को, कभी तो लगता है कि भाई कुछ ज्यादा ही रिपीट नहीं कर देता, लेकिन इसीलिए करता हूं कि भाई पॉलिटी वीक नहीं होनी चाहिए। दोनों ही प्रेसिडेंट की प्रसन्नता, दोनों ही प्रेसिडेंट की प्रसन्नता पर निर्भर करते हैं। परंतु दोनों जगह प्रसन्नता का थोड़ा थोड़ा अंतर यह है कि पीएम को अगर हटाना है, पीएम को अगर हटाना है तो अविश्वास प्रस्ताव की आवश्यकता है,
अविश्वास प्रस्ताव की आवश्यकता है। अविश्वास प्रस्ताव की आवश्यकता है। लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हटाना है तो सिर्फ पीएम की सलाह पर भी हटाया जा सकता है। तो सिर्फ पीएम की सलाह पर भी हटाया जा सकता है। इतनी बात क्लियर हुई? ये है खेल। ऐसा अगर इतनी बारीकी से व्यक्ति शुरुआत से समझेगा ना तो उसकी पॉलिटी कभी भी कमजोर हो ही नहीं सकती। वो क्या होता है कि टीचर भी सरपट सरपट जल्दी जल्दी बोलता चला जा रहा है, धमाधम धमाधम धमाधम, लेक्चर के बीच में राजनीति की बातें शुरू हो जाती हैं, तो उसके चक्कर में वो पॉलिटी बहुत पीछे छूट जाती है। अगर आप डिटेल से बारीकी से रिपीट कर करके एक्सप्लेनेशन मांग मांग के एग्जाम्पल मांग के पढ़ेंगे। जैसे मैं ही बिल्कुल भी नहीं कहता कि मैं पॉलिटी बहुत अच्छी पढ़ाता हूं, बिल्कुल भी नहीं कि मुझे पॉलिटी का बहुत ज्ञान है, मुझे ये भी ज्ञान है कि ऐसा ऐसा किस राज्य में हुआ था, फलाना फलाना मंत्री कौन कैसा क्या, मुझे कुछ नहीं पता। बस मैं एक चीज कह सकता हूं कि मैं पॉलिटी आपको ऐसी जरूर पढ़ा दूंगा कि पॉलिटी में कुछ भी चीज क्यों होती है, क्या होती है, उसका मतलब क्या है, लक्ष्मीकांत किताब के अनुसार वर्ड टू वर्ड। मैं आपके पास अगर लक्ष्मीकांत की किताब है, आप वर्ड टू वर्ड पढ़ लीजिएगा, मैं पूरा वर्ड टू वर्ड लक्ष्मीकांत से पढ़ाता हूं, क्योंकि एग्जाम में केवल वही चाहिए। और उसका एक्सप्लेनेशन क्यों क्या कैसे होता है वो मैं आपको बता सकता हूं बिना पॉलिटी का बहुत ज्यादा ज्ञान हुए भी। तो और यही आपसे एग्जाम में जरूरत भी है कि आपको पॉलिटी का बहुत ज्ञान नहीं भी है तो भी चलेगा, लेकिन आपको हर चीज के पीछे क्यों क्या कैसे क्या, हर घटना हर आर्टिकल सब आपका पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। और क्यों क्या कैसे पढ़ा होगा तो उसको फिर याद करने की जरूरत नहीं होगी, वो ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। बढ़ें दोस्तों आगे, चलिए ये हटा देते हैं, थोड़ा सा पानी पिया जाए। चलिए दोस्तों आगे देखें। अब क्या लिखा है, कानूनी उत्तरदायित्व का अभाव, नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत शानदार और प्रीलिम्स के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है। दोस्तों पता है ब्रिटेन में तो राजा रानी का कॉन्सेप्ट चलता है, तो ब्रिटेन में एक लाइन है, एक सिद्धांत है कि राजा कोई गलती नहीं कर सकता, द किंग कैन डू नो रॉन्ग। अब ये कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि राजा कोई गलती नहीं कर सकता, सुनिए देखो। ब्रिटेन में जब भी किसी ऑर्डर पर, ब्रिटेन में जब भी किसी ऑर्डर किसी आदेश पर सिग्नेचर होते हैं राजा के, किसी ऑर्डर पर किसी आदेश पर सिग्नेचर होते हैं राजा के, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, तो राजा के सिग्नेचर के बाद सिग्नेचर के बाद संबंधित मंत्री मतलब कंसर्न्ड मिनिस्टर, मतलब जिस प्रकार का वो आदेश है, जिस डिपार्टमेंट जिस मंत्रालय से वो आदेश संबंधित रखता है, तो उसका कंसर्न्ड मिनिस्टर। तो राजा के सिग्नेचर के बाद संबंधित मंत्री मतलब कंसर्न्ड मिनिस्टर, संबंधित मंत्री भी उस आदेश पर अपने सिग्नेचर करता है, उस आदेश पर अपने हस्ताक्षर करता है, अपने सिग्नेचर करता है। यानी कि कोई आदेश है तो पहले उस पर राजा ने अपने सिग्नेचर किए, उसके बाद उस आदेश से संबंधित जो मंत्री है उसने उस आदेश पर अपने सिग्नेचर किए। अब इससे क्या सुनिश्चित हो जाता है, कल को इस आदेश में कोई भी गड़बड़ हुई तो वो गड़बड़ मंत्री की मानी जाएगी, ना कि राजा की, क्योंकि राजा के संबंध में सिद्धांत है कि राजा कभी कोई गलती नहीं कर सकता ब्रिटेन में। इतनी बात क्लियर हुई? सोचो क्या सोच चली आ रही है, ठीक है।
तो कोई भी गलती अगर हुई, कोई भी मिस्टेक, कोई भी मिस्टेक इस आदेश के संबंध में हुई, कोई भी मिस्टेक इस आदेश के संबंध में अगर हुई तो वो मंत्री की गलती मानी जाएगी, तो वो मंत्री की गलती मानी जाएगी, तो वो मंत्री की गलती मानी जाएगी, ना कि राजा की। ओ राजा जी, राजा जी का भी गलती नहीं है, ठीक है ना। परंतु भारत में ऐसा नहीं है, भारत में मंत्री कभी गलत नहीं हो सकता, ये लिखा हुआ है, ये देखो मैं बता रहा हूं आपको, ये नोट डाउन कर लिया था। भारत में ऐसा नहीं है। अब ये देखिए आप, भारत में क्योंकि मंत्री ही तो राजा है, भारत में राजा तो होता नहीं है, तो मंत्री को ही राजा बना रखा है। भारत में ऐसा कोई कानूनी उत्तरदायित्व मौजूद नहीं है, यानी कि भारत में क्या होता है, कोई भी ऑर्डर है, कोई भी आदेश है या कोई एक्ट है, यानी कि अधिनियम है, तो उस पर किसके सिग्नेचर होते हैं, तो उस पर सिर्फ प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं, तो उस पर सिर्फ प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं। मंत्री के नहीं होते, मंत्री के नहीं होते। इस वजह से कोई गलती होने पर, मंत्री को कानूनी रूप से जिम्मेदार नहीं माना जाता। मतलब पुलिस पकड़ के नहीं ले जाएगी मंत्री को कि देखो भैया तुम्हारे द्वारा बनाया गया ऐसा ऐसा कानून था, इससे ये गलतियां हो गई, गड़बड़ हो गई, तो हम तुमको जेल में उठा के डाल देंगे। तो भारत में मंत्री का सिग्नेचर ही नहीं होता, तो वो कानूनी रूप से उत्तरदायित्व हुआ ही नहीं उसका कुछ भी, आप उसको नहीं पकड़ सकते। लेकिन जनता तो आवाज उठा सकती है। जनता कानून नहीं है, लेकिन जनता की आवाज में इतना दम है कि अगले साल जनता उस नेता को चुनेगी नहीं। तो मंत्री की कानूनी रूप से कोई जिम्मेदारी नहीं है, परंतु जनता के प्रति इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष जिम्मेदारी है। तो इसलिए भी मंत्री कोई गलती करने से बचता है अपने किसी कानून में। समझ रहे हैं आप बात को? इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, मंत्री परिषद की संरचना की बात करते हैं। मंत्री परिषद की संरचना, मंत्री परिषद की संरचना, मंत्री परिषद की संरचना। मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ये 3 टाइप के मंत्री आते हैं। ये तीन टाइप के मंत्री आते हैं, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से हैं 3 टाइप के? कैबिनेट मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट राज्य मंत्री, डिप्टी मिनिस्टर उप मंत्री, ठीक है। अब मैं एक चीज आपको बता दूं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्री परिषद, मंत्री परिषद के अंदर पीएम के जो सबसे खास मंत्री होते हैं,
मंत्री परिषद के अंदर पीएम के जो सबसे खास मंत्री होते हैं, पीएम के जो सबसे खास मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री बनाए जाते हैं। वो कैबिनेट मंत्री बनाए जाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अगर मंत्री परिषद ये वाला गोला है और मंत्री परिषद में अगर टोटल 20 मंत्री हैं तो इनके भीतर जो 10 इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा मंत्री हैं वो कैबिनेट कहलाएंगे। यानी कि बाहर वाला गोला जो है वो मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहलाएगा, अंदर वाला जो गोला है वो कैबिनेट मंत्री कहलाएगा। यानी कि कैबिनेट मंत्री कोई अलग से नहीं आ रहे, कैबिनेट मंत्री ये मंत्री परिषद का हिस्सा ही है, लेकिन इनको ज्यादा बड़ा पद दिया जाता है क्योंकि ये पीएम के सबसे खास और पीएम के सबसे करीब होते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं इन तीनों के बारे में, और इन तीनों में सबसे ऊपर कौन बैठे होते हैं? वो तो प्रधानमंत्री हैं, तो कहने की बात ही नहीं है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाक से, इसको नोट डाउन कर लें फटाक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चर्चा में लेते हैं कैबिनेट मंत्रियों के बारे में। कैबिनेट मंत्रियों के बारे में चर्चा लेते हैं। ये देश में पीएम के बाद सबसे टॉप मंत्री होते हैं। ठीक है, अच्छा इनको अक्सर क्या काम दिया जाता है? जैसे गृह मंत्री हैं अमित शाह हैं, फिर उसके बाद राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर में है ना, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। तो ये जितने भी बड़े बड़े मंत्री होते हैं, ठीक है ना, ये सारे बड़े बड़े मंत्री क्या कहलाते हैं? कैबिनेट मंत्री, और इनके पास सारे बड़े बड़े पद होते हैं। ठीक है, अच्छा अक्सर इनका काम क्या होता है? राष्ट्रीय नीतियां बनाना। इनका मुख्य काम क्या होता है? ये इनका मुख्य काम होता है राष्ट्रीय नीतियां बनाना। इनका मुख्य काम होता है राष्ट्रीय नीतियां बनाना, क्योंकि इनके पास सबसे बड़े पद होते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि राज्य मंत्री क्या होता है? राज्य मंत्री क्या होता है? इन्हें किसी मिनिस्ट्री या किसी डिपार्टमेंट का स्वतंत्र कार्यभार यानी कि इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है। उनके आगे स्टेट शब्द लिखा है, इसका मतलब यह मत समझ लेना कि वो स्टेट के मंत्री हैं। राज्य मंत्री स्टेट मंत्री का मतलब यह है जो कैबिनेट मंत्री के नीचे आएंगे और किसी मिनिस्ट्री को पूरा संभालेंगे। ठीक है, वो कहलाएंगे आपके कौन? मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री। ठीक है, तो या तो इनको हम पूरे मंत्रालय का काम सौंप देंगे या फिर ये कैबिनेट मंत्रियों के साथ मिलकर काम करते हैं, जो भी सिचुएशन हो। ठीक है, लेकिन ये कैबिनेट मंत्री नहीं है, तो वो तो समझ में आ रहा है कैबिनेट मंत्री सबसे ऊपर है, उनके नीचे मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि राज्य मंत्री है। तो राज्य मंत्री को या तो किस्मत अच्छी हुई तो पूरा मंत्रालय मिल जाएगा, नहीं तो कैबिनेट मंत्री के साथ मिलकर ये काम करते हैं। ठीक है, अगर कैबिनेट मीटिंग होगी, अगर कैबिनेट मंत्रियों की कैबिनेट मीटिंग होगी तो ये उसमें नहीं बैठ सकते, सिर्फ तभी बैठेंगे जब इनको इनवाइट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कौन से आ जाते हैं? उसके बाद आ जाते हैं डिप्टी मिनिस्टर यानी कि उप मंत्री जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, तो ये कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और फिर सबसे नीचे डिप्टी मिनिस्टर आता है। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये कैबिनेट मंत्रियों की मदद करते हैं और राज्य मंत्री यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट की मदद करते हैं। इनको कभी भी किसी भी मंत्रालय का स्वतंत्र कार्यभार नहीं सौंपा जाता और ना ही उनको किसी भी सूरत और सीरत में कैबिनेट मीटिंग में बुलाया जाता। तो आपने सीक्वेंस समझ ही लिया, आपने सीक्वेंस समझ ही लिया। सबसे ऊपर कौन हो गए? सबसे ऊपर कैबिनेट मंत्री हो गए, फिर कौन से हो गए? मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि राज्य मंत्री हो गए, और इनके भी नीचे कौन हो गए? उपमंत्री, उपमंत्री यानी कि डिप्टी मिनिस्टर।
इतनी बात क्लियर हो गई। ये तो सबसे टॉप लेवल का काम संभालते हैं, इनको मंत्रालय पूरा दिया भी जा सकता है या फिर ये उनकी कैबिनेट मंत्री की मदद भी कर सकते हैं। डिप्टी मिनिस्टर हमेशा ऊपर दोनों वालों की मदद करते हैं, इनको अलग से मंत्रालय कभी नहीं मिलता और ना ही ये कैबिनेट बैठक का पार्ट बनते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दोस्तों एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज यानी कि संसदीय सचिव। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज यानी कि संसदीय सचिव, ये सचिव होते हैं, इनके नाम में ही लिखा है, मंत्री तो होते नहीं है, तो इनके जो भी सीनियर मंत्री होते हैं उनके पार्लियामेंट के काम में मदद करते हैं, क्योंकि मंत्री वगैरह ज्यादा कुछ पढ़ना लिखना जानते हैं नहीं, बहुत कम ही मंत्री पढ़े लिखे रहते हैं, तो उनको पार्लियामेंट के काम में मदद करना, उसके लिए कौन रहता है? सचिव रहता है। सीधे ये मिनिस्टर से इनकी बातचीत होती है। ठीक है, अच्छा, 1967 से अब संसदीय सचिवों की नियुक्ति करना बंद कर दिया गया है। ठीक है, राजीव गांधी जी के टाइम पर किया गया था, लेकिन अब संसदीय सचिवों की नहीं होती है नियुक्ति। ठीक है, अब इनकी आवश्यकता नहीं रहती है, इस बात को हमको समझना है। पहले चलता था ये कॉन्सेप्ट, अब नहीं चलता। उसके बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, मैंने आपको बताया कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जैसा संविधान में कोई पद नहीं है, इसकी कोई चर्चा नहीं है, इसको बस कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से कभी बना दिया गया तो बना दिया गया, लेकिन अब तो ये भी नहीं बनता। ठीक है, तो इसका भी कोई कानूनी तौर पे कोई जिक्र नहीं है। ठीक, मंत्री परिषद और कैबिनेट मंत्रियों के बीच में मैंने आपको अंतर बता ही दिया है। पहले कौन होते हैं? मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और उसके भीतर जो सबसे खास मंत्री होते हैं पीएम के, वो कहलाते हैं कैबिनेट मंत्री। यानी कि आपके क्लास में 50 विद्यार्थी हैं, सब आपके कहीं ना कहीं दोस्त हैं, सबकी आपसे बातचीत होती है, लेकिन उसमें से 5 ऐसे हैं जिनसे आप घर पर आके भी बात करते हैं ना, तो वो 5 हो गए कैबिनेट, और बाकी पूरे क्लास के लोग हो गए आपके कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। ठीक है, अच्छा, ये कैबिनेट मंत्री का काम क्या होता है? राष्ट्रीय स्तर पर नीति बनाना। ठीक है ना, और कायदे से, पता है, कायदे से अगर मैं आपको यहां पर एक चीज बताऊं ना, कायदे से अगर मैं यहां पर आपको एक चीज बताऊं कि जो आप पढ़ते हो ना कि मंत्री परिषद प्रेसिडेंट को सलाह देता है, तो मंत्री परिषद के भीतर जो सबसे खास मंत्री होते हैं ना, कैबिनेट मंत्री, कायदे से वो प्रेसिडेंट को सलाह देते हैं। ये अंदर की छुपी हुई बात होती है, इसको याद रखिएगा कि मंत्री, हमेशा पेपर में क्या लिखा जाएगा कि मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, परंतु कायदे से होता क्या है? कायदे से होता यह है कि मंत्री परिषद के भीतर जो सबसे खास मंत्री होते हैं पीएम के, यानी कि कैबिनेट मंत्री, कायदे से ये एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, ये बात लिखी नहीं जाती लेकिन समझने वाली बात होती है। अब जैसे कि यहां पर एक ये डिफरेंस वाली टेबल है, तो ये मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मंत्री परिषद की संख्या ज्यादा होती है, आपकी क्लास में 60-70 बच्चे हैं, आप बात सभी से करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो आपके बहुत खास होंगे, ट्यूशन वूशन में साथ पढ़ते होंगे, तो कैबिनेट की संख्या हमेशा कम रहती है और मंत्री परिषद की संख्या हमेशा ज्यादा होती है। ठीक है, मंत्री परिषद एक बड़ा शब्द है जिसके भीतर तीन कैटेगरी आती है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। परंतु जो कैबिनेट मंत्री होते हैं इनके भीतर फिर कुछ और डिवाइड कुछ नहीं होता, ये अपने आप में ही मंत्री परिषद का हिस्सा होते हैं। बस एक बात आपको समझ लेनी है, देखो लिखा हुआ है, यह मंत्री परिषद का हिस्सा है, पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, यह भी मैं आपको बता चुका हूं, इसमें भी कोई नया पॉइंट नहीं है। ठीक है, इसमें भी कोई नया पॉइंट नहीं है। और मंत्री परिषद की बैठक ज्यादा नहीं होती, मंत्री परिषद की मुलाकात ज्यादा नहीं होती। ठीक है, लेकिन क्योंकि अधिकतर जो मेन काम होता है वो कैबिनेट मंत्री संभालते हैं, तो इनकी ज्यादा मीटिंग नहीं होती है ना। मैं लिख देता हूं, मंत्री कुछ हो गया, अचानक से मंत्रियों की बैठक बुलाई गई, तो वो कैबिनेट मंत्रियों की बुलाई जाती है। सारे मंत्रियों को बुलाने लगेंगे तो पागल ही हो जाएंगे। मंत्री परिषद की ज्यादा बैठक, मंत्री परिषद की ज्यादा बैठक यानी कि मीटिंग, मंत्री परिषद की ज्यादा बैठक यानी कि मीटिंग नहीं होती। ठीक है, परंतु कैबिनेट मंत्रियों की मीटिंग होती रहती है। कैबिनेट मंत्री की बैठक
होती रहती है। क्योंकि मुख्य फैसला लेने का काम इन्हीं का होता है, कैबिनेट मंत्रियों का। ठीक है, मंत्री परिषद को शक्तियां दी जाती हैं, मंत्री परिषद को शक्तियां दी जाती हैं, लेकिन केवल कागज पर, थ्योरी में, सैद्धांतिक रूप से। अगर हम वास्तविक शक्तियों की बात करें तो वो वास्तविक शक्तियां कैबिनेट मंत्री के पास होती है। ठीक है, इनकी शक्ति सिर्फ कागज पर है, इनकी शक्ति सिर्फ कागज पर है। इसीलिए हर मंत्री कैबिनेट मंत्री बनना चाहता है, समझ रहे हैं? और ये जो पॉइंट है, इनकी शक्ति इनकी शक्ति वास्तविकता में होती है, इनकी शक्ति वास्तविकता में होती है, रियलिटी में होती है। कैबिनेट मंत्री शब्द हम कितना कम सुनते हैं, देखो लास्ट में आके सुन रहे हैं, वरना ही तो मंत्री परिषद मंत्री परिषद मंत्री परिषद, और सबसे शक्तिशाली तो मंत्री परिषद का कैबिनेट मंत्री वाला हिस्सा होता है। अब चूंकि हम कैबिनेट मंत्री इसीलिए शब्द नहीं बोलते क्योंकि कैबिनेट मंत्री तो मंत्री परिषद का हिस्सा है, कैबिनेट मिनिस्टर इज द पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना? बस अब आप रियलिटी जानते चले जा रहे हो। यहां पर पांचवा डिफरेंस क्या कहता है कि मंत्री परिषद क्या काम करेगा, मंत्री परिषद क्या काम करेगा इसका निर्धारण करता है मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट मंत्री। यानी कि देखो, मैं तुम्हारा हिस्सा हूं लेकिन मैं बताऊंगा तुम्हें क्या काम करना है। मतलब कैबिनेट मंत्री मंत्री परिषद का ही हिस्सा है, लेकिन मंत्री परिषद को कैबिनेट मंत्री बताते हैं कि तुम क्या करोगे। मतलब बच्चा बता रहा है पिताजी को कि तुम क्या करोगे, कहने का मतलब यही हो गया कायदे से, है कि नहीं? तो ऐसा ही है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, है कि नहीं? आप देखें, देखो साफ लिखा है, नीति निर्णय यानी कि डिसीजन मेकिंग करते हैं ये, और जो भी सलाह ये मंत्री परिषद को देते हैं, मंत्री परिषद को वो सलाह माननी पड़ती है। देखो, यह नीति निर्णय लेकर मंत्री परिषद को निर्देशित करता है जो सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होता है। यानी कि ये डिसीजन लेते हैं, कैबिनेट मंत्री फैसला लेते हैं, और ये जो भी फैसला लेते हैं वो सारे के सारे मंत्री परिषद को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली बस कहने के लिए मंत्री परिषद का हिस्सा है कैबिनेट मंत्री, परंतु मंत्री परिषद को चलाता है कैबिनेट मंत्री। समझ रहे हैं? ये बस समझने वाली बातें हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, बहुत ध्यान से आपको इसको समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, आर्टिकल नंबर 74 और 75 में मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जिक्र किया गया है। ठीक है, कैबिनेट मंत्री के लिए ऐसा अलग से कोई आर्टिकल नहीं है, आप इसीलिए नहीं पढ़ते हो। एक आर्टिकल है आर्टिकल 352, जिसे 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, परंतु इसमें अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली कैबिनेट मंत्रियों का जिक्र है, डायरेक्ट जिक्र नहीं है। इसका मतलब पता आपने क्या समझा? कैबिनेट मंत्री के लिए अलग से, कैबिनेट मंत्री के लिए अलग से कोई अनुच्छेद नहीं है, अलग से कोई अनुच्छेद नहीं है। ठीक है, चूंकि ये मंत्री परिषद का ही हिस्सा है, चूंकि ये मंत्री परिषद का ही हिस्सा है, चूंकि ये मंत्री परिषद का ही हिस्सा है, तो चूंकि ये मंत्री परिषद का ही हिस्सा है तो आर्टिकल 74 एंड 75 में कवर हो जाता है, कवर हो जाता है। लेकिन इनके लिए अलग से कोई आर्टिकल नहीं है, कैबिनेट मंत्रियों के लिए अलग से कोई आर्टिकल नहीं है। इतनी बात समझ में आई आप सभी को? ठीक है, अच्छा, हाँ, अब क्या कहा जाता है सामूहिक उत्तरदायित्व के लिए? सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो शब्द यूज किया जाता है मंत्री परिषद के लिए, तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके प्रति होते हैं? लोकसभा के प्रति।
कैबिनेट मंत्रियों के लिए ऐसा कोई शब्द यूज नहीं किया गया। कैबिनेट मंत्रियों के लिए उल्टा यह कहा जाता है कि मंत्री परिषद को लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व बनाने के लिए कैबिनेट मंत्री बैठे हैं। यानी कि कैबिनेट मंत्री मंत्री परिषद को धक्का लगा लगा के कहते हैं कि भैया तुम लोग लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व हो, यानी कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हो। समझ रहे हैं बात को आप? ऐसा इसमें मतलब 4-5 पॉइंट ही ऐसे होते हैं जो तकड़ा डिफरेंस हमको नजर आता है, बाकी तो सामान्य पॉइंट होते हैं। उसके बाद दोस्तों एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट का संविधान में कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। किचन कैबिनेट का संविधान में कोई जिक्र नहीं है। किचन कैबिनेट में फैमिली मेंबर्स आ सकते हैं, नाते रिश्तेदार रिलेटिव्स आ सकते हैं। मतलब किचन कैबिनेट होता किसका है? पीएम का किचन कैबिनेट, पीएम का किचन कैबिनेट मतलब वो लोग जो पीएम के लिए कैबिनेट मंत्रियों से भी ज्यादा खास हैं। इसमें प्रधानमंत्री की वाइफ, प्रधानमंत्री के बच्चे, उनके नाते रिश्तेदार वो सब आ गए। तो किचन कैबिनेट का कोई लीगल स्वरूप नहीं है। किचन कैबिनेट को इनर कैबिनेट भी कहते हैं। इसका कोई लीगल आधार नहीं है, इसका लीगल आधार नहीं है। और इसको आप खत्म भी तो नहीं कर सकते। अब प्राइम मिनिस्टर अपनी बीवी से क्या बात कर रहा है, अपने बच्चों से क्या बात कर रहा है, इस पे आपका क्या कंट्रोल है? तो ये तो किचन कैबिनेट है, उसका अपना पर्सनल है, इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है, ठीक है ना। नो डिस्कशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। ये बहुत खास लोग हैं पीएम के लिए, ठीक है। तो इससे ज्यादा इसमें और कुछ पढ़ना नहीं है। देखो लिखा भी हुआ है, मित्र, परिवारजन, ये सब आते हैं इसके अंदर, ठीक। मैं एक ही बार में आपको पूरा ऐसा लपेट देता हूं कि फिर आपको समझना ही नहीं पड़ता है। ये मेरिट डिमेरिट पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आपको सारी पढ़ा चुका हूं, 74, 75, 77, 78। तो इसके साथ आपका ये जो चैप्टर है दोस्तों वो कंप्लीट हो जाता है। आर्टिकल से हमने शुरू में ही शुरुआत कर ली थी, तो लास्ट में हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और किचन कैबिनेट में सिर्फ इतना याद रखना है कि पीएम के वो खास लोग जो कैबिनेट मंत्रियों से भी ज्यादा खास होते हैं, यानी कि फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, परिवारजन हो सकते हैं, नाते रिश्तेदार हो सकते हैं। किचन कैबिनेट शब्द का जिक्र संविधान में कहीं भी किसी भी तरीके से नहीं है ना। और किचन कैबिनेट का जो मैंने एक पॉइंट छुड़वाया है, डीमेरिट मतलब नुकसान, वो ये है कि किचन कैबिनेट मतलब पीएम के जो परिवारजन हैं, कि पीएम के जो नाते रिश्तेदार हैं, वो कहीं ना कहीं पीएम के फैसले पर, पीएम के निर्णय पर प्रभाव डाल सकते हैं, और जिसकी वजह से पूरे देश पर प्रभाव पड़ सकता है ना। बस यही उसका नुकसान है। बाकी इसके साथ ये लेक्चर जो है दी एंड होता है। इसके बाद हम मुलाकात करेंगे अगले लेक्चर के अंदर, और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।